दुनिया तेजी से बदल रही है। क्या यूरोप की पकड़ सच में ढीली पड़ रही है? और क्या एशिया का वो जो धीमा लेकिन स्थिर रास्ता, वही भविष्य? हाँ, मतलब ये सवाल तो है ही। पश्चिम की जो जटिल व्यवस्था है और पूर्व का ये आम सहमति वाला मॉडल, ताकत का संतुलन कहाँ जा रहा है? ये बहुत बड़े सवाल हैं और आज दुनिया भर की राजधानियों में यही गूंज रहे हैं। आज हम इन्हीं को थोड़ा और क्या कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। खासकर सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्जियो, उनके नजरिए से देखेंगे कि ये यूरोपियन यूनियन EU और आसियान कैसे अलग अलग काम करते हैं। और चीन के साथ उनके रिश्ते वो कैसे बन रहे हैं ना? बिल्कुल, चीन का एंगल तो बहुत जरूरी है इसमें। दिलचस्प। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर गौर करते हैं। और हाँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वैश्विक राजनीति की ऐसी गहरी समझ और विश्लेषण में रुचि है तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर, ताकि कोई अहम चर्चा छूट ना जाए। हाँ, तो चलिए शुरुआत आसियान से करते हैं। उनका अंदाज तो बड़ा अनोखा है। सुनते हैं बैठकें तो हजारों होती हैं पर वोटिंग कभी नहीं। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही आसियान का तरीका है। उनकी ताकत आम सहमति में है, मतलब कंसेंसस। टकराव टालना मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, अगर एक सदस्य देश भी पूरी तरह राजी नहीं तो फैसला नहीं थोपा जाता, उसे फिर समितियों में भेज देते हैं, चर्चा चलती रहती है। प्रक्रिया धीमी जरूर है, जैसे कहते हैं ना पानी धीरे धीरे पत्थर काटता है। हाँ। वैसा ही कुछ, पर इससे आपसी समझ बनी रहती है और क्षेत्र में स्थिरता भी। और ये जो चीन जैसी बड़ी ताकतों से डील करने का तरीका है, उसमें चेहरा बचाना या इज्जत रखना ये कितना अहम है। वो भव्य स्वागत समारोह हम देखते हैं। हाँ, वो बहुत मायने रखता है, लेकिन ये सम्मान दिखाना है, अधीनता नहीं। वो एक कहानी है ना मलय इतिहास की, सजारा हमलायू में। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में, चीनी सम्राट और मलाक्का के सुल्तान वाली। वही कि कैसे सुल्तान के पैरों के पानी से सम्राट की कोई बीमारी ठीक हुई। ये दिखाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया कैसे बड़ी ताकतों को देखता है। आदर करो पर अपने हित सबसे ऊपर रखो। जॉर्जियो भी यही करते हैं कि चीनी अधिकारी भी ये समझते हैं, भव्य स्वागत का मतलब हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। तो मतलब धीमी गति, समान, ये सब ठीक है, पर इसने क्षेत्र में शांति और प्रगति बनाए रखी है। चलिए, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। अब यूरोप की तरफ चलते हैं। वहां तो तस्वीर बिल्कुल अलग है, चीजें ज्यादा उलझी हुई। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। यू की शुरुआत देखिए, रोम की संधि से हुई थी। वो तो काफी सीधा साधा दस्तावेज था, प्रेरणादायक भी था उस वक्त। बिल्कुल, लेकिन आज यो कहते हैं कि यू के जो नियम कानून है ना, उनसे शायद पूरा कमरा भर जाए। बाप रे, जटिलता इतनी बढ़ गई है कि आम यूरोपीय नागरिक भी ब्रसेल्स की जो नौकरशाही है उससे कटा हुआ महसूस करता है। और यहाँ आसियान के उलट वोटिंग होती है, बहुमत चलता है, तो खींचतान भी ज्यादा होती होगी। जाहिर है टकराव की स्थिति बनती है। ये यूक्रेन संकट का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं यूरोप ने रूस के एक्शन के पीछे की जो ऐतिहासिक वजह थी या रूस की अपनी सुरक्षा चिंताएं थी, उनको ठीक से समझा नहीं। हाँ, उनको गहराई से समझे बिना ज्यादातर अमेरिकी नजरिए को अपना लिया। और फिर क्या हुआ, जब अमेरिका में खासकर ट्रंप के टाइम नीतियां बदली तो यूरोपीय नेता बीच में लटक गए। बिल्कुल, असमंजस में पड़ गए। यो मानते हैं कि यूरोप में समझदार लोग हैं, वैश्विक मुद्दों की गहरी समझ है, बौद्धिक क्षमता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति, स्वतंत्र नेतृत्व, वही उसकी कमी दिखती है। अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होकर फैसले लेने वाला नेतृत्व। शायद वो कहते हैं पूरी एक पीढ़ी को बदलना होगा नेताओं की, तब जाकर यूरोप अपनी आवाज पाएगा। यानी यूरोप अपनी क्षमता के हिसाब से वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है दुनिया में। वैसे वैश्विक मुद्दों पर ऐसी गहरी समझ के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना जरूरी करें। लेकिन क्या अब भी यूरोप के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका है? हाँ, बिल्कुल है। जॉर्जियो का मानना है कि यूरोप असल में अमेरिका और चीन के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने वाली ताकत बन सकता है। संतुलन बनाने वाली ताकत कैसे? अगर वो स्वतंत्र रूप से काम करे। वो कहते हैं यूरोप का वजन किस पलड़े में जाता है, इससे दुनिया में युद्ध या शांति का फैसला हो सकता है। जैसे कोई ताइची मास्टर संतुलन बदलता है ना। अच्छा, ये एक दिलचस्प उपमा है। हाँ, यूरोप का जरा सा झुकाव भी बहुत मायने रखता है। और ये संतुलन की जरूरत शायद अफ्रीका में तो और भी ज्यादा है। वहां तो अमेरिका और चीन के बीच सीधी होड़ दिखती है। हाँ, अफ्रीका एक अहम मैदान बन गया है। अमेरिकी नीति लगती है जैसे चीन को वहां से बाहर रखना चाहती है, पर ये वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, अव्यवहारिक है। क्यों? लाखों चीनी लोग अफ्रीका में काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उन्हें आप कैसे बाहर रखेंगे?
दूसरी तरफ अफ्रीका का विकास, वहां युवाओं के लिए मौके पैदा करना, ये तो यूरोप के अपने हित में है। हाँ, ताकि अस्थिरता ना फैले, लोग पलायन ना करें। बिल्कुल। तो लॉजिक तो यही कहता है कि यूरोप और चीन मिलकर काम करें अफ्रीका के विकास के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नहीं, येओ के मुताबिक यूरोपीय सोच अब भी वो पुराने प्रभाव क्षेत्र यानी स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में अटकी है, और अमेरिकी नीति का असर भी है। जरूरत यह समझने की है कि अफ्रीका अब किसी की जागीर नहीं, वो अफ्रीकियों का है। यूरोप को चाहिए एक स्वतंत्र नेतृत्व जो अमेरिका के दबाव में ना आए, चीन के साथ मिलकर काम करने के व्यावहारिक रास्ते खोजे और दुनिया में शांति के लिए कुछ करे। तो कुल मिलाकर जॉर्ज येओ के नजरिए से हमने देखा कि कैसे आसियान का मॉडल धीमी गति और आम सहमति पर टिका है, जबकि यूरोप अपनी जटिलताओं, नेतृत्व की कमी और कहीं ना कहीं अमेरिका पर निर्भरता से जूझ रहा है। हाँ, और इससे उसकी वैश्विक भूमिका सीमित हो रही है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए जी, कि भविष्य की इस अनिश्चित दुनिया में क्या आसियान का ये धीमा, आम सहमति वाला, टकराव से बचने वाला तरीका ज्यादा टिकाऊ साबित होगा, या फिर यूरोप अपनी चुनौतियों से उभर कर अपनी वो जो सोई हुई संतुलन बनाने की शक्ति है उसे जगाएगा। हाँ, उसे जगाकर फिर से दुनिया के मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा पाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि यूरोप कैसे अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाता है और कितना स्वतंत्र रवैया अपना पाता है। सोचने वाली बात है ये।